हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल का सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम पास्ट एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कंपाइलेशन है। आईसीआई द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने जो क्वेश्चन बनाया है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि सर जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है, या तो आप सीख जाओ कि इस तरीके से हमें ध्यान से चीजों को रीड करना है, समझना है। दोस्तों, जो जब से न्यू सिलेबस आया था, एज यूजुअल जो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जून 2024 का पहला मॉक टेस्ट पेपर, उसमें चैप्टर 1 से क्या सवाल पूछा था। तो सीधा सीधा अभी कहां पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन 4C में। अब ये भी हम ऑब्जर्व करते चलेंगे कि चैप्टर 1 से जो एक ही क्वेश्चन आने वाला है, 6 मार्क्स का वेटेज है। अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं, तो कंपनीज एक्ट का वन शॉट रिवीजन सारे प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन का मैं आपको दे चुका हूं, जो करीब करीब आपके 21 मार्क्स कवर कर रहा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 14, एलएलपी एक्ट कर चुके हैं वन शॉट, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, बहुत आधे घंटे का वीडियो है बॉस, 1.5 की स्पीड पे देखोगे तो 20 मिनट 25 मिनट पे हो जाएगा करके। और यहाँ पे हम लोग पहला चैप्टर देख रहे हैं जो 6 मार्क्स का आता है, तो आप ये सारे क्वेश्चन 47 मार्क्स तक तो कवर हो जाएगा। यस तो नो। दोस्तों, यहाँ पे हम इस चैप्टर में भी ऐसे ही जाने वाले हैं। पहले तीनों मॉक टेस्ट पेपर जून से पहले कवर कर लेंगे, जो अब तक आ चुका है जून 2024। देखेंगे किस हिसाब से इंस्टीट्यूट सवाल पूछ रही है, आंसर कैसे लिखने हैं, क्या अप्रोच है आईसीआई का। जून का मेन पेपर, उसके बाद सितंबर के दोनों एमटीपी कवर करेंगे, और जैसे जैसे बाकी के पेपर्स आएंगे वो भी मैं आपको ऐड करते जाऊंगा और वन शॉट वीडियो बना के दूंगा। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है एमटीपी 1 जून 2024 का, कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ वेरियस टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम। बेटा ये आईएमपी क्वेश्चन है, अच्छे से इसे समझिएगा। जब मैं बता रहा हूं तो एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, इसी के साथ रिवीजन आपका डन हो जाए। ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया, अमोल कासा से केसी है, तो दोस्तों बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हो, प्लीज ऐप डाउनलोड कर लो। डेली क्विज वहां पे सॉल्व कीजिए, तुरंत रिजल्ट आपको मिलेगा। ये पीडीएफ वगैरह आपको ऐप में मिल जाएंगे करके, आप कहीं से भी हो। अगर आपका आईफोन है तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कौन सा ऐप डाउनलोड करना है करके। माई कोचिंग ऐप डाउनलोड करो और ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करो। थोड़ा मेहनत है लेकिन आ जाओगे। एंड्रॉइड वालों को सीधा अमोल कासार ऐप डाउनलोड करना है। चलो सर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ वेरियस टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम। तो भाई पहले 4 टाइप्स है, समझ लेते हैं। अब बच्चों को अंदर का कंटेंट लिखते नहीं आ रहा है, वो भी बता रहा हूं, वो भी समझाओगा बेटा, लेकिन मेन 4 टाइप क्या है। तो पहला क्रिमिनल लॉ है, फिर उसके बाद सिविल लॉ है, देन आफ्टर कॉमन लॉ, एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे क्या दोस्तों, लास्ट में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। लेकिन अब मुझे हर एक पॉइंट आपको समझाना है, ठीक है, एक्सप्लेन करके बताना है और आपको याद भी रखवाना है। तो चलो आराम से शुरू करते हैं, और आप सिर्फ सुनते जाइए। आप खुद पे यार मतलब ट्रस्ट रखिए, और ये लेक्चर देखने के बाद समझिएगा कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया। सर पहले क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, क्या है टाइप्स ऑफ लॉ। देखो दोस्तों, हम पहला लिखेंगे क्रिमिनल लॉ। अंदर अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लिखो, मैं आपको समझा रहा हूं और बहुत चीजें याद रह जाएगी। क्रिमिनल लॉ में क्या लिखना है, क्रिमिनल लॉ ये किसके साथ कंसर्न होता है, किससे रिलेटेड बना है। तो क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न विद द लॉ, पर्टेनिंग का मतलब होता है रिलेटेड। अगर आप ये वर्ड नहीं लिखता है, रिलेटेड लिखा तो भी चलेगा। इज कंसर्न विद द लॉ रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ, पब्लिक रॉन्ग्स, पनिशमेंट ऑफ द सेम। तो भाई हम लोग वायलेशन मतलब तोड़ना, अगर आप किसी रूल्स को आप तोड़ रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, कोई गलत काम कर रहे हो, तो वो क्या चीज होगी और उससे रिलेटेड आपको पनिशमेंट क्या मिलेंगे, ये क्रिमिनल लॉ में लिखा हुआ है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं ना बेटा, ये देखो, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर अंडर दिस लॉ। क्रिमिनल लॉ में क्या आते हैं, तो क्राइम जैसे कि मर्डर, रेप, थेफ्ट, ये सारी चीजें आती है, चीटिंग। अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखना है, मैं पूरा क्रिमिनल लॉ आपको डन करवा के देता। पहला पॉइंट आपने क्या लिखा बेटा, पहला पॉइंट आपने लिखा कि इस क्रिमिनल लॉ किसके साथ कंसर्न है, वॉयलेशन मतलब ब्रेक करना रूल्स ऑफ लॉ, पब्लिक रॉन्ग या तो उसका पनिशमेंट। ओके, ऑब्जेक्ट सेम। क्रिमिनल लॉ इज गवर्न अंडर द आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, एंड सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आपने शॉर्ट फॉर्म याद रखा तो भी चलेगा। देखो दो शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं, एक आईपीसी इंडियन पेनल कोड, और एक सीआरपीसी मतलब क्या, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। आईपीसी क्या बोलता है बेटा, इंडियन पेनल कोड डिफाइन करता है कि क्राइम किसे कहा जाएगा, उसका नेचर क्या होगा, ठीक है, एंड पनिशमेंट क्या होगी। तो क्राइम क्या, उसका नेचर क्या, और पनिशमेंट क्या, ये डेफिनेशन कहां पे दिया जाएगा, आईपीसी में। और अगर जेल में लेके जाना है तो भाई कैसे प्रोसीजर होगी, कितने दिन आप उसको रिमांड में रख सकते हो, जज से कैसे परमिशन मांगना है। तो ये जो प्रोसीजर है, एग्जॉस्टिव प्रोसीजर, सीआरपीसी में क्या दिया हुआ बेटा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिफाइन क्या है, एग्जॉस्टिव प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूटिंग द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम। देखो
आपको याद रखना ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो मैंने कहा टाइप्स ऑफ लॉ में पहला लिखा क्रिमिनल लॉ, किससे रिलेटेड है बेटा, वायलेशन ऑफ रूल, पब्लिक रॉन्ग या पनिशमेंट, इसमें क्रिमिनल लॉ बताया हुआ है। इसको दो चीजें गवर्न करती है, क्रिमिनल लॉ गवर्न अंडर टू कोड, एक इंडियन पेनल कोड 1860, एक सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ईयर याद नहीं रहे तो भी चलेगा, शॉर्ट फॉर्म लिखना। आईपीसी क्या कहता है बेटा, डिफाइन करता है क्राइम नेचर और पनिशमेंट, और सीआरपीसी क्या करता है, प्रोसीजर बताता है कि कैसे एग्जीक्यूट करना है पनिशमेंट। ठीक है, और एग्जांपल लिखना, मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, ये कुछ तो एग्जांपल्स है अंडर द ऑफेंस, क्या बेटा, क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर ये चीजें आती है, तो क्रिमिनल लॉ खत्म हो गया। ये 3-4 पॉइंट याद रहेंगे, बोलो यस और नो। यस। दूसरा हम लिखेंगे सिविल लॉ। क्या होता है सिविल लॉ, अंदर क्या कंटेंट लिखे सर, मैटर ऑफ डिस्प्यूट्स, मतलब जो भी झगड़े बिटवीन इंडिविजुअल या तो ऑर्गेनाइजेशन आर डील्ड अंडर द सिविल लॉ। कोई भी जो झगड़े हो गए नॉर्मल इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, क्राइम की बात नहीं चली, नॉर्मल डिस्प्यूट्स, तो सिविल लॉ में डिस्कस हो गए। सिविल कोर्ट इन्फोर्स वायलेशन ऑफ सर्टेन राइट एंड ऑब्लिगेशन थ्रू द इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सूट्स। सिविल लॉ प्राइमरीली फोकस ऑन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रैदर देन क्या बेटा, पनिशमेंट। बस ये पॉइंट लिखना, आप भले ऊपर का पॉइंट नहीं लिख पाए, पहला पॉइंट लिखना ये वाला कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो सॉल्व करने के लिए हमने सिविल लॉज हमने बनाए हैं। और सिविल लॉज किस पे फोकस करता है, तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे, मतलब हमें झगड़े को सॉल्व करना है, पनिशमेंट की बात नहीं। यहां पे हम कॉम्प्रोमाइज कराएंगे, है ना, और आपको डिस्प्यूट्स को सॉल्व कराएंगे, यहां पे हम पनिशमेंट को थोड़ा साइड में रखेंगे। तो सिविल लॉ की ये लाइन याद रखना, ये प्राइमरी फोकस किस पे होता है बेटा, सिविल लॉ का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे, रादर देन व्हाट, पनिशमेंट। याद रह जाएगा, यस सर। द एक्ट ऑफ प्रोसेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल लॉ किससे गवर्न किया जाता है, जैसे वहां पे इंडियन पेनल कोड था, यहाँ पे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, क्या बेटा, सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इतना याद रहा तो ठीक है, वहां पे आईपीसी था, सीआरपीसी था, यहाँ पे कोड ऑफ सिविल, सीपीसी याद रखना, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म भी लिख दे अल्टीमेटली तो भी चल जाएगा। द सिविल लॉ कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू, तो इसके अलग अलग जो सीएस करने वाले बच्चे उन्हें समझता है, आप सिर्फ नाम याद रखिए। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिविल लॉ में आता है, फैमिली जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स हो, फैमिली लॉ हो, प्रॉपर्टी लॉ हो, है ना, लॉ ऑफ टॉर्ट हो, ये सारे जो डिस्प्यूट्स है वो कहां पे कवर हो गए, कहां पे कवर हो गए, सिविल लॉ में। सब एग्जांपल ऑफ सिविल ऑफेंसेस आर, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, डिलीवरी को टाइम पे गुड्स को डिलीवर नहीं किया, पेमेंट किसी का नहीं किया, इतना लिखा तो भी चलेगा। डिफामेशन मतलब बदनामी की, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच वो तो आ ही गया था। डिस्प्यूट्स बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, भाड़े करूं में या टेनेंट लैंडलॉर्ड में कोई झगड़ा हुआ, तो ये सारे सिविल लॉ में है। तो एग्जांपल याद रखना, एक लाइन तो आपका बन जाएगा। बताओ सिविल लॉ याद रहा बेटा, सिविल लॉ क्या है, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो डिस्प्यूट्स है वो सॉल्व करने के लिए हम सिविल लॉ बनाए हैं। सिविल लॉ में हमारा प्राइमरी फोकस क्या होता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये दूसरा पॉइंट लिखना। प्राइमरी, पहला तो मीनिंग हो गया, दूसरा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये प्राइमरी फोकस है रादर देन पनिशमेंट। तीसरा, इसे कौन मैनेज करता है भाई, सीपीसी, क्या बेटा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। ईयर याद नहीं रहा तो भी चलेगा, शॉर्ट फॉर्म लिखा तो भी चलेगा। फिर आप इसके चौथा एग्जांपल लिख देना भाई, क्या, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, ये सारे मैटर हम सिविल लॉज में लेके आते हैं, दैट्स ऑल, खत्म। फिर हम आएंगे तीसरे लॉ पे। देखो टाइप्स ऑफ लॉ चल रहा है, पहला क्या लिखा हमने, क्रिमिनल लॉ, दूसरा क्या लिखा, सिविल लॉ। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अंदर का कंटेंट याद रहेगा, लिख पाओगे, यस और नो। बिल्कुल मत डरो बेटा, एग्जाम पास में आ रही तो क्या, ये 6 एलएलपी 6 कंपनी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो मैंने इसलिए पास्ट एग्जाम करा रहा हूं क्योंकि बाकी कॉन्ट्रैक्ट पे पूरी दुनिया मेहनत कर रही है, तोगा पे कर रहे हैं, पार्टनरशिप ठीक है, लेकिन ये तुम छोड़ रहे हो, वहीं पे तो पासिंग बन रहा है, वहीं पे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अच्छे से करो, ठीक है। व्हाट इज कॉमन लॉ, सर सोलोमन वर्सेस सोलोमन याद आ रहा है। आप कोई केस स्टडी लेते हो और उस पे से जजमेंट देते हो कि यहां पे ये डिसाइड हो चुका है तो तेरे साथ भी ऐसे ही होगा। मतलब सर कॉमन लॉ में क्या लिखना है, जुडिशियल प्रेसिडेंट और केस लॉ इज कॉमन लॉ। पहला ही पॉइंट यही लिखो बेटा कि जो भी केस लॉ तुम लोग याद रखते हो, है ना, उस केस लॉ को ही कॉमन लॉ बोला जाता है। अ जजमेंट डिलीवर बाय सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 141। तो इसका रेफरेंस भी आ गया बेटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आया तो हम आर्टिकल यूज करते हैं, सेक्शंस वर्ड यूज करेंगे नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 141 है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जो जजमेंट दिए वो भारत के अंदर, टेरिटरी के अंदर जितने भी कोर्ट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप अवेलना कर सकते नहीं, ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ, अभी कुछ नाम आ रहे हैं, स्टेर डेसिस इस प्रिंसिपल सपोर्टिंग कॉमन लॉ, ये लैटिन टर्म है जो कह रहा है टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है उसके साथ आप टिके रहे, आप वापस वापस अपना वक्त बर्बाद ना करें, ठीक है।
The doctrine of stare decisis reinforced the obligation of court to follow the same principle or judgment established previous decision, while ruling case where fact are similar on all four leg with the earlier decision. देखो राजा, अब कॉमन लॉ में क्या लिखना है? तो आप पहले तो लिखो कॉमन लॉ, ये जुडिशियल प्रेसिडेंट, कोई जुडिशियल जजमेंट है या केस लॉ हम लोग कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? कॉमन लॉ। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 141 का हो गया, जहां पे आप कहोगे कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो भारत के हर एक कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा। और यहां पे एक लैटिन फ्रेज आया था, क्या भाई? ये स्टेयर डिसिस मतलब क्या सर? कि अगर स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, जो ऑलरेडी निर्णय हो चुका है, आपके सारे केस वो पूरा सिमिलर है रिलेटेड टू प्रीवियस मैटर, तो आप उसी के साथ खड़े रहिए कि आपको कॉमन लॉ में लिखना है। और लास्ट बेटा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये देखो, आपको भले आंसर बड़ा लगा, लेकिन आपने आपके चैप्टर का एक बड़ा पॉइंट रिवाइज कर लिया मेरे साथ। बताओ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? Natural justice, often known as just natural deal with certain fundamental principle of justice going beyond written law। ये कुछ लिखे हुए कायदों से आगे जाके बात हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा समझना अंदर लिखना क्या है। यहाँ पे एक फ्रेज आता है, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ मतलब क्या सर? नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस। मैंने ही खून किया और मैं ही जज रहूं तो मैं निर्णय कैसे दे पाऊंगा, न्याय कैसे कर पाऊंगा? तो ये जो टर्म है ना बेटा, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, मतलब कि अपने ही कांड में आप जज नहीं रहोगे। नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस एंड इट्स रूल अगेंस्ट प्रेजुडाइज, मतलब ये न्याय के विरुद्ध रहेगा ना सर। और एक दूसरा टर्म आता है ऑडी अल्ट्रम, क्या बेटा? परटम करके। ये क्या है? हियर अदर पार्टी और गिव अदर पार्टी फेयर हियरिंग। सामने वाले को चांस दीजिए कि वो अपनी बात कह सके, तो उसका सुन भी लीजिए, ऑडी अल्ट्रम परटम करके। and reasoned decision are rules of natural justice। a judgment can be override और alter, अंडरलाइन कीजिए। कोई भी जजमेंट कोर्ट का हम ओवरराइड कर सकते हैं, कॉमन लॉ को हम अल्टर कर सकते हैं। कॉमन लॉ कैन बी अल्टर बट कैन नॉट ओवरराइड और चेंज इन द स्टेट्यूट्स। आप कायदा नहीं बदल सकते, बट आप कोई सिचुएशन में कॉमन लॉ को क्या कर सकते हो बेटा? अल्टर कर सकते हो करके। तो ये समझा आपको? तो ये ध्यान में रखिए, यू कैन नॉट ओवरराइड स्टैट्यूट। आप स्टैट्यूट मतलब कायदे को ओवरराइड नहीं कर सकते, बट आप ओवरराइड कर सकते हो कॉमन लॉ। ठीक है? तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में क्या लिखे सर? सिंपल सी बात है, नेचुरल जस्टिस बियॉन्ड द रिटर्न लॉ, जस्टिस गोइंग बियॉन्ड द रिटर्न लॉ। दो फ्रेज है, नेमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ, मतलब क्या? नो वन शुड बी मेड जज इन हिज ओन केस। और दूसरा था ऑडी अल्ट्रम, क्या बेटा? परटम करके। सामने वाले को सुनिए आप, और ये लाइन लिख लीजिएगा कि जजमेंट कैन बी ओवरराइड, मतलब अल्टर, यू कैन अल्टर कॉमन लॉ बट यू कैन नॉट ओवरराइड और चेंज क्या बेटा? स्टैट्यूट, मतलब कायदा नहीं बदल सकते। तो ये हो गया तुम्हारा एक क्वेश्चन, ये मैंने रिवाइज करा दिया। क्या था भाई? पहला सवाल, चैप्टर 1 का रिवीजन चल रहा है ऐसे समझो। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वेरियस टाइप्स ऑफ लॉ इन क्या बेटा? इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो इंडियन लीगल सिस्टम में अलग अलग लॉ, कौन से 4 लॉ जरा बता दीजिए मुझे। बताइए। पहला क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, उसके बाद कॉमन लॉ और नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दैट्स ऑल। तो इसी के साथ हमारा ये एमटीपी हो गया खत्म। और बड़ा एक ही क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर बड़ा था तो एक्सप्लेन करना पड़ा। तो आप इसको ध्यान में रखिए। और 7 मार्क्स से 6 मार्क्स से क्वेश्चन था। चलो यहीं पे रुकता हूं दोस्तों, अगले लेक्चर को आपको तुरंत कनेक्ट करेंगे थोड़ी देर। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जून 2024 का एमटीपी 2 कवर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1। बहुत ही सिंपल है, जल्दी खत्म हो जाएगा, वन शॉट में ही आपको ये चीजें मिल जाएगी करके। पहला क्वेश्चन जो हमने देखा था, जहां पे हमने देखा था टाइप्स ऑफ हमारे लॉ, जहां पे क्रिमिनल, सिविल, उसके बाद हमने कॉमन लॉज देखे और नेचुरल जस्टिस देखा। अब देखते हैं कि मॉक टेस्ट पेपर 2 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 4C में पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा था करके। दोस्तों अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा करके, है ना। आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा। अमोल कासर AKCA प्ले स्टोर पे सर्च करना है। और अगर आप आईफोन यूजर हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया गया है कि किस स्टेप को फॉलो करके आपको iOS पे ऐप मिल जाएगा करके। चलो यहाँ पे अब लोग हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड मॉक टेस्ट में, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड था। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। What are the significance का मतलब बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडियन जुडिशरी। बस इतना ही सवाल था। ओके, क्या कहा है उन्होंने कि इंपॉर्टेंस बताइए सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का। दैट्स ऑल। 6 मार्क्स का सवाल,
और देखते हैं जवाब बेटा। इसमें ज्यादा कोई ऐसे कंसेप्चुअल बातें नहीं है, टेक्निकल चीजें जो मैं पढ़ूंगा और रीड करूंगा, आपको समझाऊंगा, लेक्चर देखिए और आपका रिवीजन उसी के साथ हो जाएगा करके। पे अटेंशन। सुप्रीम कोर्ट अगर आपको लिखना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो क्या लिखोगे? सबसे पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ये एपेक्स बॉडी, एपेक्स मतलब सुप्रीम, इससे ऊपर कोई नहीं करके भारत में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स बॉडी ऑफ जुडिशरी। हमारे न्याय व्यवस्था के सबसे टॉप सुप्रीम लेवल पे, एपेक्स लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, ये कब स्टैब्लिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट? तो 26 जनवरी 1950। पॉइंट टू याद रखना, बोलो क्या? 26 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था। पॉइंट थ्री, इसके जो हेड है बेटा, उसको उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 126। क्योंकि अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बात यहाँ पे देख रहे हैं, इसीलिए सेक्शन वर्ड यूज नहीं होंगे। क्या वर्ड यूज होगा बेटा? आर्टिकल। चलो, पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट मेरे साथ बोलो। ये चैप्टर टेक्निकल है तो मेरे साथ लर्न हो जाएंगे जो जो क्वेश्चन हम, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखो, ठीक है। मुझे बताओ सुप्रीम कोर्ट के बारे में पहला मुद्दा क्या लिखोगे? एपेक्स बॉडी है जुडिशरी सिस्टम का। दूसरा, कब स्टैब्लिश हुआ था? 26 जनवरी 1950। तीसरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हाईएस्ट अथॉरिटी है जो अपॉइंट होती है अंडर आर्टिकल कौन सा? 126। द प्रिंसिपल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कितने मेंबर हुआ करते थे? 7 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। लेकिन प्रेजेंट अब हम देखेंगे तो 7 नहीं, ये नंबर बढ़ के कितना हो गया बेटा? 34 इंक्लूडिंग क्या? चीफ जस्टिस। बिकॉज ये नंबर बड़ा है। द राइज इन द नंबर ऑफ केसेस एंड वर्कलोड, क्योंकि भारत में बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, वर्कलोड बढ़ रहा है, तो इसीलिए हमने 7 से ये संख्या कर दी कितना बेटा? 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस करके। बस चौथा पॉइंट तो आपने यही लिखा कि कितने मेंबर्स का बेंच है। पहले 7 हुआ करता था, अब 34 है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। ये क्यों किया? क्योंकि नंबर ऑफ केसेस और वर्कलोड बढ़ रहा है। ओके, इंडिविजुअल कैन सीक रिलीफ इन द सुप्रीम कोर्ट बाय फाइलिंग रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32। तो यहाँ पे और एक आर्टिकल का रेफरेंस आया 32 का करके, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हो। चलो एनीवेज, मुझे बताओ शॉर्ट में, अगर पेपर में जाना है आपको, लास्ट मोमेंट पे आप ये लेक्चर देख रहे हो, अगर ये सवाल आपके एग्जाम में रिपीट होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशियल सिस्टम के मेन पार्ट है, बताइए सुप्रीम कोर्ट के बारे में। 2 आर्टिकल था। पहला आर्टिकल बेटा याद रखो, आर्टिकल 126, और दूसरा आर्टिकल आया 32। आर्टिकल 32 ये अधिकार देता है कि तुम डायरेक्टली, अगर आपको किसी इंडिविजुअल को, आम इंसान को, इंडिविजुअल को रिलीफ चाहिए किसी मैटर में, तो डायरेक्टली रिट पिटीशन फाइल हो सकता है 32 के अंदर। और अभी मुझे रैंडमली कोई भी 4 पॉइंट बताओ। चलो 4-5 पॉइंट, एवरीबॉडी मेरे साथ ये डन कर लो। चलो फटाफट फटाफट फटाफट। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी जुडिशरी सिस्टम कब स्टैब्लिश हुआ था? 26 जनवरी 1950। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाईएस्ट अथॉरिटी, आर्टिकल 1, आर्टिकल सेक्शन 126 के अंदर इन्हें अपॉइंटेड किया जाता है। जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। लेकिन प्रेजेंट कितने मेंबर है? अभी कितने? 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस करके। और ये वर्कलोड बढ़ने की वजह से, केसेस बढ़ने की वजह से नंबर भी बढ़ाए गए हैं चीफ मेंबर्स का। और अभी आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटीशन फाइल हो सकता है। व्हाट इज हाई कोर्ट बेटा? हाई कोर्ट लिखना है हाईएस्ट कोर्ट टू अपील इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। देखो देश की बात है तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन राज्य और यूनियन टेरिटरी की बात है तो क्या आएगा बेटा? हाई कोर्ट आएगा। तो ये वर्ड ध्यान में रखना, स्टेट और क्या? यूनियन टेरिटरी। द हाई आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर मस्ट बी हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। बताओ यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है? हाई कोर्ट में आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 क्या कहता है कि हर राज्य में, हर यूनियन टेरिटरी में क्या होना चाहिए बेटा? हर स्टेट में क्या होना चाहिए? एटलीस्ट हाई कोर्ट होना चाहिए। द हाई कोर्ट हैज अपेलेंट ओरिजिनल जुरिडिक्शन एंड सुपरविजनरी जुरिडिक्शन। हाउएवर आर्टिकल 227, नया और एक आर्टिकल आ रहा है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट हाई कोर्ट सुपरवाइजरी पावर। इन इंडिया देर आर 25 हाई कोर्ट। अंडरलाइन करना भी, ऊपर का याद रखना, उनको सुपरवाइजरी पावर दी है, ये अंडरलाइन कीजिए। और भारत में 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। 6 स्टेट को मिला के एक है, बाकी 1 स्टेट 1 हाई कोर्ट हमने तो देखा यूनियन टेरिटरी। इंडिविजुअल क्या कर सकता है सर? रेमेडी, मतलब अपने न्याय मांग सकता है, न्याय ले सकता है अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ उसके फंडामेंटल राइट इन द हाई कोर्ट, फाइलिंग रिट कौन से आर्टिकल के अंदर? 226 के अंदर, 226 के अंदर, ठीक है। मैं आपको ये प्रॉपर लर्न करवा के देता हूँ बेटा। जो लेक्चर देख रहे हैं ऐसा होना चाहिए कि लेक्चर देखा तो बात खत्म। रिट फाइल करना बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है करके। रिट कौन से इसमें फाइल होगा? आर्टिकल 226 हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट। ये रिट फाइल वाला पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पे 214 और 227, 214 क्या कह रहे था बेटा? आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, क्या हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। और 227 ने क्या कहा? सुपरवाइजरी पावर है करके, ठीक है। चलो, तो ये वाले 2 क्वेश्चन हो गए। आप एक एक 2-2 पॉइंट इसमें वापस से एक बार रिकॉल कीजिए कि आप क्या लिख पाओगे। एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, मैं कलर हटा देता हूँ।
ठीक है, हर स्टेट में हाईकोर्ट होना चाहिए वगैरह वगैरह, सुपरवाइजरी पावर है और रिट पिटिशन, इतना भी लिखा तो भी चलेगा बेटा, इतना भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन डन हो गया एग्जाम का, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। योर एमटीपी नंबर 2 इज ओवर। नाउ हम लोग आएंगे राजा एमटीपी नंबर 3 पे। तो सिंपल सिंपल सवाल थे, पहला ही एमटीपी का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, इसके बाद आप देखो तो एक हल्के फुल्के क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। अब एमटीपी 3 जून का, इसमें 2 सवाल पूछे थे। क्या थे सवाल, देखो, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एमसीए एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और ये करके जाइए, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में सेम ये 6 मार्क्स, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। बताओ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में क्या लिखेंगे सर, इतने से पॉइंट है, बस इतना ही पॉइंट लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं। एक बार देखते, पढ़ेंगे, वन शॉट पढ़ाई करेंगे और खत्म कर देंगे सर। देखो पहले तो एमसीए जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, इज एन इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री विच प्राइमरीली कंसर्न विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, जो चैप्टर है अपना, ठीक है, 2013। लेकिन ये आने से पहले हम कौन सा एक्ट को फॉलो करते थे, कंपनीज एक्ट 1956। तो बस एक लिखा तो भी चलेगा, दूसरा तो सिर्फ ईयर याद रखना है कि किसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में, तो कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, चैप्टर नंबर 5। तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, लर्निंग आराम से हो जाएगा। एलएलपी एक्ट, कंपनी एक्ट, ये हमारे चैप्टर के नाम है। एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 2016, ये इंटर और फाइनल में दिखेगा आपको। एनीवेज, अब मुझे कहिए, बच्चों को लर्निंग में इस चैप्टर में दिक्कत है, कंसेप्ट ज्यादा नहीं है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर आपके एग्जाम को अगर आया तो क्या ध्यान में रखोगे, सबसे पहले कि एमसीए ये इंडियन गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री है जो प्राइमरीली किस पे फोकस करता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन। किसका एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, लेकिन कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 1956, एलएलपी एक्ट 2008, और क्या बेटा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड, आईबीसी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, आईबीसी। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड, इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम एमसीए का है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेस इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। तो फोकस करता है इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। बस आपको इतना मतलब समझा बेटा एमसीए का, एवरीबॉडी बोलो यस और नो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में ये इतना समझा, क्या लिख पाओगे, सीधा ब्लैंक नहीं होना बेटा, कुछ ना कुछ तो याद आएगा आपको। प्राइमरीली फोकस किस पे करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। 3 एक्ट बोलो, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट और आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड। बस इसका एडमिनिस्ट्रेशन यूजुअली इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में होता है। अब ये दूसरा पॉइंट देखो एमसीए में क्या लिखना है। मिनिस्ट्री is this ministry is mostly run by civil servant of ICLS, जो कैंडिडेट है। दिस ऑफिसर आर इलेक्टेड थ्रू यूपीएससी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बेटा एक ऐसे कैंडिडेट्स है जो इसको क्या कर रहे हैं बेटा, रन करते हैं, जो यूपीएससी के एग्जाम पास होकर वहां तक पहुंचते हैं। द हाईएस्ट पोस्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, डीजीसीओए, इज फिक्स एट अपेक्स स्केल ऑफ आईसी एलएस करके, इधर ये पोस्ट फिक्स किया जाता है। ठीक है, डीजीसी वही हाईएस्ट पोस्ट है। अब इतना नहीं भी लिखता है, अब आप बेसिकली मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, 3 मार्क्स तो आपको आराम से मिलेगा, लेकिन यही चैप्टर 6 मार्क्स का बेटा, आपको मार्क्स मिलने ही चाहिए। ऐसा नहीं कि सर याद नहीं आ रहा है, मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि ये बहुत टेक्निकल है, तो जितनी बार मैं रिवाइज करा पाऊँ, यहाँ पे बार बार बोल पाऊँ, उतनी बार मैं यहाँ पे बात करूंगा। ठीक है, एमसीए में बेसिक चीजें याद रहेगी, 3 एक्ट याद रहेंगे, दैट्स ऑल, और हाईएस्ट अथॉरिटी याद रखना, बाकी हो गया। फिर अब मिनिस्ट्री ऑफ क्या बेटा, होम मिनिस्टर, होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्या लिखेंगे, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वाह सर, ये पहला पॉइंट हो गया, क्या बात है। एज एन क्या इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अंडरलाइन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी। बस ये कीवर्ड याद आना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में आप लोग को लिखने को बोला है, तो इनका काम क्या है, ये क्या मेंटेन करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी और क्या बेटा, डोमेस्टिक पॉलिसीज। द होम मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ क्या बेटा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आपका, एक मिनट है सिर्फ, मैं यहाँ पे कंप्लीट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ क्या बेटा, होम अफेयर्स करके। ठीक है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे इतना ही पॉइंट था, दिस द होम मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो बस खत्म है, 3 मतलब आराम से, तो ये तो आप लिख ही पाते थे। होम अफेयर्स में क्या करोगे बोलो, ज्यादा टेंशन मत लो, की पॉइंट याद रखो, मैं याद रखने के एंगल से बना रहा हूँ, बाकी इसका कोई ऐसे ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। बताओ,
पहला क्या बेटा, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा ये इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है, मेनली रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड क्या बेटा, डोमेस्टिक पॉलिसी। और कौन हेड करता है, होम अफेयर वाली मिनिस्ट्री से हेड, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर इसे हेड करते हैं करके। ठीक है, ठीक है, अमित शाह भाई अभी फिलहाल तो भी। ठीक है, चलो खत्म हो गया तुम्हारा। कौन सा पेपर खत्म हो गया सर, MTP 3 खत्म हो गया। अब आते हैं उसके बाद जो मेन पेपर आया था जून 2024 का। देखो फटाफट कवर हो रहा है, 11 मिनट 12 मिनट के सेशन हुए। और चलो पहला लेक्चर मेरा 13 मिनट का हो गया था, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को आपको बताना था, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, क्रिमिनल लॉ, है ना। ठीक है, वो ज्यादा हुआ, लेकिन अभी एक क्विकली फटाफट चीजें कंप्लीट हो रही है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए जरा ध्यान से कि क्वेश्चन 4C में ही आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आया। ठीक है, क्वेश्चन 4C में ही आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आया, जहां पे टॉपिक आपको पूछा गया था 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स थे। देखो 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट द फॉलोइंग रेगुलेटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें एक है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, एक आपको पूछा गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, और एक आपको पूछा गया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI। तो सेबी, RBI और IBBI के बारे में आपको 2-2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, चैप्टर नंबर 1। डेफिनेटली आपको आएंगे 6 मार्क्स, और आप सॉल्व भी करोगे। अब फटाफट से हम लोग देखो, 2 ही मार्क्स का लिखना था, सिंपल सिंपल पॉइंट है, इतना कर लो यार। और अपने मॉड्यूल को ओपन करो, और जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, वो मॉड्यूल में से भी कट करो, तो आपको समझेगा कि अरे इतना तो चैप्टर हो गया हमारा। बाकी का जो बचा हुआ है उतना वन टाइम रीड करो, एग्जाम में जाओ, 6 में से 6 मार्क्स गारंटेड है, क्योंकि ये तो मैं ही करा रहा हूं, ये वाला चीज हो गया है। रेगुलर बैच वाले बच्चों को तो हर एक पॉइंट हमने कराया था। ठीक है, तो 6 मार्क्स आपके फिक्स है बेटा। चलो सेबी के बारे में क्या लिखोगे, ये रेगुलेटरी बॉडी है फॉर सिक्योरिटी। किसके लिए, किसको रेगुलेट करता है भाई, क्या रेगुलेट करता है, तो सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। चलो सेबी ये क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, किसको, सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट को, अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो सेबी किसके ओनरशिप के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलो ये पॉइंट में रिवाइज करा होगा, मेरे साथ बोलो, सेबी ये क्या है राजा, एवरीबॉडी प्लीज एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ, चलो क्विक 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 क्विक। सेबी ये रेगुलेटरी बॉडी है फॉर सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया, किसके ओनरशिप के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, निर्मला सीतारमण जी याद आ रहे हैं। ठीक है, ओके। इट वाज एस्टैब्लिश, कब एस्टैब्लिश हुआ बेटा सेबी, 12 अप्रैल 1988, an executive body and was given statutory power on 30 January 1992, सेबी एक्ट 1992। देखो 1992 बोला ना, तो मैंने आपको मेन लाइव लेक्चर में बताया था, हर्षद मेहता स्कैम 1992 सीरीज देखा है। उसके बाद स्टॉक मार्केट में ऐसे लगा कि कुछ तो झोल हुआ, उसके बाद जरूरत पड़ी कि भाई लेके आओ, कुछ तो लाना चाहिए, ऐसे हमने रेगुलेटरी बॉडी लाना चाहिए। तो इस्टेब्लिश तो 1988 में हो गया, लेकिन पावर कब दिए गए बेटा, 1992। ठीक है, स्टैट्यूटरी पावर कब दिए गए, 1992 में, 30 जनवरी 1992। कितने पॉइंट याद रहे बेटा लास्ट वाला, चलो बताओ मेरे साथ लर्न करो एवरीबॉडी क्विक, कम ऑन। कोई ज्यादा टेंशन लेना बेटा, सीए लेकिन यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, सीधा पढ़ना है, 12वीं जैसा OCM जैसा चीज चल रहा है। सेबी बोलो रेगुलेटरी बॉडी है, सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करता है, किसके अंडर आता है बेटा, ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टैब्लिश हुआ 12 अप्रैल 1988, लेकिन उसको स्टैट्यूटरी पावर दिए गए 30 जनवरी 1992 को। दैट्स ऑल, सेबी डन। अब हम बात करेंगे RBI की, ये तो तुम ऐसे भी लिख सकते थे 12th के नॉलेज पे। What is RBI? It is India's central bank and regulatory body responsible for regulation of क्या बेटा, इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ठीक है भाई, तो भारत के बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी RBI के पास है। ठीक है, दूसरा, इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ओनरशिप के अंदर है, सेबी भी इनके अंदर ही था और RBI भी इनके अंदर है। तो ये पॉइंट तो राजा आपका सिंपल हो गया। ठीक है, और इंस्टीट्यूट ICAI द्वारा दिए गए आंसर ही बेटा, अपने आंसर नहीं, तो ऐसे लिख सकते हो। तीसरा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल इश्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ क्या बेटा, इंडियन रुपीज। जो भारत में करेंसी है, इंडियन करेंसी है, उसको इश्यू करना, कंट्रोल करना, सप्लाई उसका, ये RBI के अंदर आता है। इट इज ऑल्सो मैनेज कंट्रीज मेन पेमेंट सिस्टम एंड वर्क टू प्रमोट इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण RB, देखो BRBNM, देखो अब ये ज्यादा टेंशन मत लो, B फॉर भारतीय, R फॉर रिजर्व, B फॉर बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, BRB, नोट मुद्रण NM, बोलो भारतीय रिजर्व बैंक, BRB, N फॉर नोट, M फॉर मुद्रण, मुद्रण मतलब उसको छापना, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण
is specialized division of RBI through which it print and mint Indian currency note in two of its currency printing press located, एक है नासिक में वेस्टर्न इंडिया और एक है देवास में सेंट्रल इंडिया करके। चलो बेटा ये पॉइंट आप लोग मेरे साथ याद ही कर लो आरबीआई का कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, BRBNM नोट मुद्रण, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, ये स्पेशलाइज्ड डिवीजन है आरबीआई का जिसके द्वारा वो नोट्स को, करेंसी नोट को प्रिंट एंड मिंट करती है इनटू उसके करेंसी प्रेस है जो एक नासिक में है दैट इज वेस्टर्न इंडिया और एक देवास में सेंट्रल इंडिया। RBI established National Payment Corporation of India as one of its specialized division to regulate payment and settlement system in India, and Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation was established by RBI as one of its specialized division for purpose of providing insurance of deposit and guarantee of credit facilitated to all India bank। तो ये एक नाम याद रखना, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश था? आरबीआई के द्वारा। अब इतने पॉइंट आप 2 मार्क्स के लिए थोड़ी ना लिखोगे, ये उनका काम है सजेस्टेड में इतने पॉइंट देना। बेटा तुम बेसिकली पहला पॉइंट लिखना, ठीक है, बैंकिंग को मैनेज करने के लिए है, फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, करेंसी नोट इशू करना है, ठीक है, ये भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण वाला पॉइंट लिखो, इतना लिखोगे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, दैट्स ऑल। याद रहेगा? यस और नो? यस। हा भाई और बहनों, अब हम आ गए हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म हमने कहा IBBI। चलो आप लोग रेडी हो? एवरीबॉडी यस और नो? क्या कंप्लीट करें? बिल्कुल मोटिवेशन हटना नहीं चाहिए बेटा। डन। इसके बाद और 2 MTP है वो कंप्लीट करेंगे, फिर ये वन शॉट वाला वीडियो MTP सितंबर तक तो सब कवर हो जाएगा करके, ठीक है। चलो, इट इज द, देखो आईबीबीआई क्या है? रेगुलेटर फॉर ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग एंड एंटिटीज लाइक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इन इंडिया। क्या होता है बेटा? इंसॉल्वेंट तो तुमको पता है, बैंक करप्ट तुमको पता है कि जब तुम्हारे असेट्स कम होगे, लाइबिलिटीज ज्यादा होगी, तुम पैसा देने के लायक ही नहीं रहोगे, तो तुम बोलोगे कि अब इंसॉल्वेंट हो गए हम लोग, है ना, बैंक करप्ट हो गए हम लोग। तो ये जो है ना, ये जो रेगुलेटर है, आईबीबीआई एक बॉडी है जो रेगुलेट करती है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को एंड उसके एंटिटीज को। अब क्या क्या एंटिटीज है? पहला तो है आईपीए, आईपीए मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, फिर है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आईपी, और फिर है आईयू दैट इज इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। तो देखो, एक आई से इंसॉल्वेंसी है, दूसरे आई से इंसॉल्वेंसी है, लेकिन तीसरा आई है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। तो याद रखना ये तीनों नाम, पहला पॉइंट में लर्न करा रहा हूं, कर लो बेटा। आईबीबीआई मेरे साथ ही लर्न होना चाहिए। आईबीबीआई क्या करता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, ओवरसीइंग इसको, इंसॉल्वेंसी के प्रोसीडिंग को एंड उसके एंटिटीज को, जो है आईपीए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड आईवी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। देखो मैं इंसॉल्वेंसी और आई से इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, इट वाज एस्टैब्लिश, याद रखना ईयर सर, 1 अक्टूबर 2016 को एस्टैब्लिश हुआ था। उसको स्टैट्यूटरी पावर मतलब कुछ अधिकार दिए गए कायदे द्वारा, थ्रू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड व्हिच वाज पास बाय लोकसभा ऑन 5 मई 2000 एंड क्या बेटा 16। तो 5 मई 2016 को लोकसभा में पास हुआ था और स्टैट्यूटरी पावर भी दिए गए थे करके। It cover individual, company, limited liability partnership and partnership firms. The new code will speed up the resolution process. Stress asset in the country. Stress asset मतलब वही चीज कि जिसमें मुकदमे चल रहे हैं, फटाफट स्पीडी तरीके से, ये स्ट्रेस असेट, ये वर्ड याद रखना, ठीक है। इस पे फटाफट स्पीड अप करना है रेजोल्यूशन प्रोसेस। कौन से असेट पे? स्ट्रेस असेट पे। कोई भी रहे, वो इंडिविजुअल रहे, कंपनी रहे, एलएलपी रहे, पार्टनरशिप रहे, सबका अगर कोई स्ट्रेस असेट है, उससे रिलेटेड कोई केसेस है, तो उसका रिकवरी एकदम स्पीड में होना चाहिए, ठीक है बेटा। इट अटेम्प्ट टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी प्रोसीडिंग एंड दैट्स ऑल। इट हैंडल द केसेस यूजिंग 2 ट्रिब्यूनल। इसके अंदर 2 ट्रिब्यूनल आते हैं जिसके द्वारा वो केसेस को हैंडल करते हैं बेटा। एक एनसीएलटी जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और एक थे डेट रिजोल्यूशन ट्रिब्यूनल। चलो मैं आपको लर्न करवा के देता हूं, डोंट वरी। पहले तो मुझे फुल फॉर्म बताओ, आईबीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। चलो मैं छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं। पहला सवाल, वो जो आईबीबीआई है वो केसेस को हैंडल करता है कौन से ट्रिब्यूनल को यूज करके? देख के बोलो। एनसीएलटी जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और क्या बेटा? डीआरटी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ओके, ये पॉइंट याद रहेगा। आईबीबीआई
जो अपने केसेस है वो स्पीड्स में सॉल्व करती है, लेकिन दो ट्रिब्यूनल का यूज करके, एक एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और एक डीआरटी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है सर, तो ये पॉइंट हो गया। फिर ये वाला, ये क्या करता है बेटा, सिंप्लीफाई करता है किसको, प्रोसेस को, किसकी प्रोसेस को, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के जो प्रोसीडिंग है उसको सिंप्लीफाई करने का काम करता है, ठीक है सर, ये क्या रहेगा। ये तो हमने देख ही लिया, किसके कवर केसेस कवर होते हैं, इंडिविजुअल, एलएलपी, पार्टनरशिप, जो भी रहे कंपनी, सबका जो भी स्ट्रेस असेट है उसके प्रोसीडिंग को ये क्विकली सॉल्व करने का काम करता है। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1 अक्टूबर 2016 को, और उसको अधिकार भी दिए गए 5 मई को लोकसभा में। और बाकी तो ये पहला पॉइंट तो आपने देखा ही था कि इसके अंदर क्या क्या आता है करके। आईबीबीआई ध्यान में रहेगा एवरीबॉडी, 1 2 3 4 और 5 पॉइंट है, और 5 में से आपको आईबीबीआई हो सकता है 3 मार्क्स के लिए आ जाए आपके एग्जाम में। एवरीबॉडी, क्या डन हो गया हमारा जून का मेन पेपर, हाँ या ना, यस और नो, यस सर करके। चलो आगे जाएंगे बेटा। अभी अब लोग, हमको एक सिंपल काम करना है, सितंबर का एमटीपी सॉल्व करना है, सितंबर का एमटीपी 1, जिसमें सवाल था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ एंड आल्सो इलेबरेट प्रोसीजर ऑफ मेकिंग लॉ। तो ये देखो मॉड्यूल में जाके ये वाला पॉइंट भी डन कर देना कि लॉ का प्रोसीजर क्या है, लॉ मतलब क्या, और उसको बनाने का प्रोसीजर क्या है, हो सकता है आपके पेपर में आए। चलो एक बार मॉड्यूल ओपन करो फटाफट सब लोग। चलो दोस्तों, आप लोगों ने जो क्वेश्चन रीड किया है अब फटाफट से उसको समझ लेते हैं। तो दो ही क्वेश्चन है, पेशेंस रखिए और मॉड्यूल में प्लीज वो कट कीजिए ताकि आपको समझे कि आने वाले एमटीपी में, मतलब जैन के एमटीपी में क्या कवर हुआ है। और ये 6 मार्क्स मतलब आपको मिलने ही चाहिए, फॉर श्योर मिलने चाहिए सर इस चैप्टर में से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ, तो उसमें मीनिंग लिखिए, लॉ इज सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज इम्पोज बाय गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू सोसाइटी। देखो मैंने क्या कहा था आपको कि अगर लोगों पे कोई हम ऑब्लिगेशन नहीं रखेंगे, लोगों को लॉ फॉलो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डर है ना, हेलमेट पहन रहे हैं क्योंकि चालान ना फट जाए। तो दोस्तों ये सिंपल सी बात है कि हमें, देखो, जस्टिस रहना चाहिए, सोसाइटी को न्याय मिलना चाहिए, लोगों को सिक्योरिटी होना चाहिए, सिक्योर वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू सोसाइटी। तो लॉ ये ऑब्लिगेशन है, ड्यूटीज है जो इंपोज किए गए किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू सोसाइटी। चलो इतना बोलो मेरे साथ। लैंग्वेज बनाओ इस चैप्टर का, 6 मार्क्स है बेटा, और बहुत लिमिटेड कंटेंट है, 6 में से 6 मिलना ही चाहिए, क्वेश्चन 4 से आना ही चाहिए हमें, कि हो ही जाना चाहिए। India's legal framework reflect the social, political, economical, cultural aspect of our vast and diversified country। ठीक है भाई, तो बहुत सारे हमारे कायदों में बहुत सारी चीजें, लीगल फ्रेमवर्क में बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट होके आती है, जैसे भारत का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या कल्चरल एक्सपेक्ट जो बहुत डाइवर्सिफाइड है, वास्ट है, वो सब हमने कवर किया हुआ है, हमारे लॉ में दिख के आता है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, अब इसका आंसर बच्चों को ऐसे लगता है क्या लिखे, सबसे पहला, व्हेन द लॉ इज प्रपोज्ड इन पार्लियामेंट इट इज कॉल्ड बिल। देखो सिंपल सी बात है, जब सबसे पहले हम लॉ को प्रपोज करते हैं, कहां पे, हमारे पार्लियामेंट में, कहां पे बेटा, पार्लियामेंट में, तो उससे प्रपोज लॉ को क्या कहते हैं हम लोग, बिल। चलो मेरे साथ बोलते रहना आपको, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ में, कि जब लॉ को हम पार्लियामेंट में सबसे पहले प्रपोज करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बोलो तो, बिल। दूसरा, आफ्टर डिस्कशन एंड डिबेट, कुछ मुद्दों पे बातचीत होगी, कुछ मुद्दों पे तकरार होगी, डिबेट होगी, द लॉ इज पास इन लोकसभा। कहां पे पास होगा, लोकसभा। देयर आफ्टर इट हैज टू बी पास इन राज्यसभा। तो ये तीन तुमको प्रोसेस समझा बेटा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रपोज करेंगे, कहां पे, पार्लियामेंट में, उससे क्या कहा जाएगा, प्रपोज लॉ को, बिल। फिर डिस्कशन और डिबेट के बाद कहां पे पास होगा वो बिल, लोकसभा। एंड देन आफ्टर कहां पे पास होगा, राज्यसभा। देन इट हैज टू बी ऑब्टेन असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति के क्या ली जाएगी, सम्मति ली जाएगी। असेंट मतलब सम्मति। ठीक है, चलो 4 स्टेप बताओ मुझे। पहला स्टेप क्या है बेटा, प्रपोज होगा पार्लियामेंट में, उसे बिल कहा जाएगा। दूसरा, आफ्टर डिस्कशन एंड डिबेट वो लोकसभा में पास होगा। तीसरा पॉइंट, देयर आफ्टर कहां पे पास होगा, राज्यसभा में। चौथा पॉइंट, इट वाज then it has to obtain assent, permission, किससे लेना पड़ेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। एंड फाइनली द लॉ विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन पब्लिकेशन कॉल्ड ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। और उसके बाद पांचवा स्टेप है, एक बार प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर किया, एसेंट दिया, तो हम ऑफिशियल गैजेट पे, मतलब नोटिफिकेशन के द्वारा उसे क्या कर दिया जाएगा बेटा, प्रेजेंट कर दिया जाएगा करके। दैट्स ऑल। तो ये टोटल आपके 5 पॉइंट हो गए। चलो प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ यहीं पे आप लोगों के लास्ट 2 पॉइंट करके डन हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट बचे वो कर लेते हैं। तो लॉ विल बी बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिफिकेशन। ठीक है भाई, इफेक्टिव डेट वंस इट इज नोटिफाइड एंड इफेक्टिव इट इज कॉल्ड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है भाई, चलो वही चीज है।
एक बार नोटिफाई हो गया तो उससे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बोला जाएगा। चलो मुझे बताओ, लर्न करना है, याद करना है। तो सर देखो, जब आपने ये क्वेश्चन किया ही नहीं था, उससे पहले ऐसे था कि सर यार क्या होगा, और बेटा वन वन शॉट देखो, 1.5 के स्पीड पे देख रहे हो तो 20 मिनट में सारे एमटीपी और मेन क्वेश्चन कवर हो रहे हैं तुम्हारे। और मॉड्यूल लेके बैठे तो आपको ये समझेगा कि इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है और आपका पूरा चैप्टर एक साथ हो रहा है। यस और नो, और पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है, ऐसे समझो। चलो प्रोसेस पहले तो लॉ क्या है वो बताया। प्रोसेस पहले प्रपोज बिल को हम लोग, जो प्रपोज लॉ है पार्लियामेंट में, उसे बिल कहा जाएगा, फिर वो लोकसभा में पास होगा, उसके बाद राज्यसभा में पास किया जाएगा, प्रेसिडेंट का एसेंट लिया जाएगा। एक बार प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया, परमिशन दिया, तो पब्लिकेशन होगा ऑफिशियल गैजेट में। एक बार ऑफिशियल गैजेट में वो पब्लिश हुआ तो फिर जिस दिन से इफेक्टिव डेट से उसे बोला गया है कि एप्लीकेबल होगा, उस दिन से वो एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड वंस इट इज नोटिफाइड एंड इफेक्टिव, उसे हम एक्ट कहेंगे पार्लियामेंट का। दैट्स ऑल। तो ये 5-6 स्टेप याद रखना, दैट्स ऑल। आपका ये क्वेश्चन याद रखना अगर एग्जाम में रिपीट होता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे यहां से और ये आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, तो आपको इतना आंसर लिखना है, समझा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ एंड प्रोसीजर फॉर मेकिंग लॉ, इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। ओके, चलो तो पीडीएफ अपना ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको मिल ही जाएगा। अब हम लास्ट एमटीपी पे सितंबर के, ठीक है। और क्या सवाल था देखिए दोस्तों, 6 मार्क्स का सवाल था। व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियरी सिस्टम एंड व्हाट आर द हायरार्की ऑफ कोर्ट इन इंडिया। एकदम आईएमपी क्वेश्चन है बेटा। मॉड्यूल पे जाओ, मॉड्यूल निकालो, मॉड्यूल, और ये वाला क्वेश्चन लास्ट रहेगा, मतलब ये पॉइंट रहेगा, इसको खत्म करो। इंडियन जुडिशियरी सिस्टम और उसका हायरार्की। 6 मार्क्स का सवाल था, आईएमपी है, आ सकता है एग्जाम में तुम्हारे। एमटीपी के क्वेश्चन आईएमपी है सर। व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन एंड बिटवीन सिटीजंस ऑफ एंड द गवर्नमेंट, जब झगड़े हो गए भारत के लोगों के बीच में या लोग और गवर्नमेंट के बीच में, ये डिस्प्यूट्स हम रिजॉल्व करेंगे जुडिशरी से। किससे बेटा? जुडिशरी, हमारे जो कायदे न्याय व्यवस्था, इससे झगड़े सॉल्व करेंगे। ये मॉड्यूल का ही लैंग्वेज है कि जब जब डिस्प्यूट्स हो गए बिटवीन सिटीजन्स या तो बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, दिस डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व बाय क्या बेटा? जुडिशरी। द फंक्शंस ऑफ जुडिशरी सिस्टम्स इन इंडिया, तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है, ये मॉड्यूल का ही लैंग्वेज है। एक छोटा सा सवाल आएगा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जुडिशरी सिस्टम। तो क्या क्या फंक्शंस है बेटा? सबसे पहले रेगुलेट करो एंड इंटरप्रेट करो एक्ट एंड कोड को, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करो, प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, और सारे लोगों के अंदर मतलब एक फेयर, एक जस्टिस, न्याय वाली भावना व्यक्त करो कि सबको न्याय मिल रहा है करके, प्रमोशन ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस, ओके, सिटीजन ऑफ लैंड। The hierarchy of court, Supreme Court is at a top, followed by the High Court. पहले Supreme Court आएगा, उसके बाद High Court आएगा, उसके बाद District Court आएगा। Decision of High Court are binding to respective state, but only persons other state. Decision of Supreme Court are binding all High Court under Article 141 of the Indian Constitution. In fact, Supreme Court decision are final word of matter. तो चलो, ये तो जनरल नॉलेज उन्होंने दिया है, यहाँ पे हमको सब पढ़ना है शॉर्ट में। क्या कहा उन्होंने कि हाईकोर्ट का डिसीजन डिस्ट्रिक्ट पे एप्लीकेबल रहेगा, और उस राज्य का हाईकोर्ट है तो उस राज्य के लिए एप्लीकेबल रहेगा, बाकी किधर भी कुछ मत बोलिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पूरे भारत में वो फाइनल वर्ड है। फाइनल वर्ड ऑन मैटर मतलब आर्टिकल 141 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो अभी अभी हमने पढ़ा, कि सबको मानना ही पड़ेगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो। चलो फटाफट से पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आप देखो, 4 बातें बतानी बेटा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और क्या? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट करके, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। 4 पॉइंट लिखने, फटाफट से मैं बता रहा हूं आपको, छोटे छोटे पॉइंट से कंप्लीट करो और उसी के साथ मेन चीज हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट लिखा है, याद क्या करे सर, दिमाग कैसे लगाए, क्या लिखे सुप्रीम कोर्ट में? तो लिखो, सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स बॉडी ऑफ जुडिशरी, सबसे टॉप लेवल पे आता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर क्या बेटा? आर्टिकल 126, ये पहले ही किया था ये क्वेश्चन हमने। द प्रिंसिपल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर अकॉर्डिंग टू इंक्लूडिंग क्या बेटा? चीफ जस्टिस, और अभी अभी हमने देखा था लेटेस्ट क्या नंबर हो चुका है करके। ठीक है, तो ये तो बहुत शॉर्ट में बताया बॉस, तुम एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख सकते हो, रिट पिटिशन वाला पॉइंट लिख सकते हो, आर्टिकल 36 वाला। ठीक है, चलो नाउ यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, ज्यादा दूर नहीं है बेटा, आइए यहाँ पे, ये रहा देखो आर्टिकल, ये सुप्रीम कोर्ट वाला देखो, आर्टिकल 32 वाला। रिट पिटिशन फाइल होगा, यस ये याद रखो बेटा, रिट पिटिशन फाइल होगा 36 नहीं 32 के अंदर फाइल होगा। और ये सारी बात है, ये अभी पहले 7 मेंबर थे, अब कितने? 34। क्वेश्चन याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? यस करके, ठीक है चलो आगे जाएंगे। लास्ट पॉइंट है बेटा, हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे और अपना पॉइंट, अपना लेक्चर भी डन हो जाएगा करके। चलो क्विकली पढ़ो इतना एक बार। देखो,
हाई कोर्ट क्या है बेटा, स्टेट की बात आएगी। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ये शब्द लिखना बस खत्म हो जाएगा। देश की बात है तो सुप्रीम, लेकिन जब राज्य और यूनियन टेरिटरी की बात है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इनका बेटा ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज द हाई कोर्ट। आर्टिकल 214 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर मस्ट बी हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। ये तो हमने पहले उस क्वेश्चन में भी रिवाइज किया था, रिपीट किया था, ठीक है। द हाई कोर्ट हैज अपेलेंट ओरिजिनल जुरिडिक्शन एंड सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन, ये हमने देखा था। हाउएवर आर्टिकल 227 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द हाई कोर्ट कौन सा पावर, सुपरवाइजरी पावर। बस ये रिवीजन हो रहा है, ये बार बार याद रखना। हाई कोर्ट को कौन से पावर दिए, सुपरवाइजरी पावर दिया आर्टिकल 227 के अंदर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या बेटा, बिलो हाई कोर्ट आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज डील विद द सिविल लॉ मैटर, अंडरलाइन करना। डिस्ट्रिक्ट जज कौन से मैटर को डील करेंगे, सिविल लॉ मैटर को डील करेंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स एंड क्लेम फॉर डैमेज एक्सेट्रा। द कोर्ट ऑफ सेशन डील विद क्रिमिनल मैटर अंडर पेक्यूनरी जुरिडिक्शन, पेक्यूनरी मतलब मॉनिटरी, ठीक है। सिविल जज कैन ट्राई सूट्स वैल्यू नॉट मोर देन 2 करोड़ रुपीस, अंडरलाइन करना। 2 करोड़ से ऊपर ये क्या नहीं कर सकते बेटा, सूट्स को डील नहीं कर सकते करके। चलो एक्सप्लेनेशन इसका रेगुलर बैच में मैंने दिया था करके। पेक्यूनरी जुरिडिक्शन है, सिविल जज कैन ट्राई सूट्स वैल्यूइंग नॉट मोर देन, मतलब 2 करोड़ तक के सूट्स को डील करेंगे, उसके ऊपर करेंगे नहीं करके। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट क्या है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट आर एस्टैब्लिश इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट वेयर द पॉपुलेशन इज 10 लाख और मोर। ये इतना वर्ड याद रहेगा तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक चीज याद रखना, हाई कोर्ट से डिस्कशन के बाद जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा है, वहां पे हम कौन से कोर्ट को स्टैब्लिश करेंगे बेटा, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट को। चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हैज पावर एज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड मेट्रोपॉलिटन क्या बेटा, मैजिस्ट्रेट हैज पावर एज अ कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। इतना नहीं लिखा तो भी चलेगा बॉस, आपको बस इतना लिखना है कितने लिमिट के ऊपर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बनेंगे, दैट्स ऑल। पहले तो 4 नाम याद आने चाहिए थे। इंडियन जुडिशियल सिस्टम में 4 नाम है क्या, कैसे लिखा है, स्ट्रक्चर को समझो। इंडियन जुडिशरी सिस्टम में पहले तो उन्होंने बताया कि जब डिस्प्यूट्स हो गए सिटीजन या तो सिटीजन एंड गवर्नमेंट के बीच में, तब जुडिशरी का मेन रोल होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, तो रेगुलेट करना, इंटरप्रेट करना एक्ट को एंड कोड को, डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करना, और क्या बेटा, प्रमोशन करना फेयरनेस अमंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको प्रमोट करना करके। फिर उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट हमारे जो हायरार्की है, हायरार्की मतलब जो स्ट्रक्चर है, उसमें सुप्रीम कोर्ट 1 नंबर पे, हाई कोर्ट 2 नंबर पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके बाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट आएंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आर्टिकल 141 के तहत सारे भारत के किसी भी जो भी संस्था है सब पे एप्लीकेबल रहेगा करके। वो वर्ड ऑफ, यहाँ पे वर्ड है देखो, फाइनल वर्ड ऑन द मैटर कहा जाएगा, ठीक है। जबकि हाईकोर्ट का डिपेंड करता है, उस स्टेट तक ही सीमित रहेगा, सबको एप्लीकेबल होता नहीं है। फिर आपने 4 हायरार्की में लिखा, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलना कि सिविल लॉ मैटर सॉल्व किया जाएगा करके, और ये मॉनेटरी पेक्यूनरी भी लिमिट है 2 करोड़ से नीचे के केस। और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो हाई कोर्ट से हम डिस्कस करके, कंसल्ट करके मेट्रोपॉलिटन कोर्ट क्या कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं, दैट्स ऑल बेटा। यहाँ पे तुम्हारे 3 एमटीपी, मतलब आपके जब से नया सिलेबस आया है जून 2024, उसका एमटीपी 1 2 3 मेन पेपर हमारे जून 2024 का मेन पेपर, ये 4 पेपर, और सितंबर 24 के 2 एमटीपी हमने इस वन शॉट में कवर किए हैं, ठीक है। सितंबर के 24 के 2 एमटीपी इसमें कवर किया है। और मॉड्यूल लेके बैठे होगे तो इस चैप्टर को देखा आपने क्या, टेक्निकली हमने इसको डन कर दिया है। अब जैन के जो एमटीपी आएंगे वो देखेंगे, रिपीट हुआ तो ठीक है भाई, नहीं तो फिर वो डन करेंगे। और फिर मेन एग्जाम में क्या आ सकता है, इधर से ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, 6 मार्क्स डन। और कहां पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका 4C में, याद रखो कहां पे पूछा जा रहा है, 4C में। चलो थैंक यू सो मच दोस्तों, यहाँ पे मैं रुकता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।